वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का राजन क्लासेस पे। माई सेल्फ नेहा फ्रॉम वाराणसी। तो जैसा कि कक्षा 10 एनसीईआरटी विषय गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ रहे थे। तो 1.1 कंप्लीट हो गया था, 1.2 कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग को 1.3 लगाना है। तो इस वीडियो में हम लोग 1.3 देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को 2 प्रमेय सिद्ध करना है। मतलब 2 प्रमेय है, 1.3 से पहले 2 प्रमेय दिया है, तो उसको हम लोग पहले देख लेंगे, उसके बाद हम लोग 1.3 पे आएंगे। ठीक, तो चलिए प्रमेय देखते हैं कौन सा प्रमेय है। ये देखिए, यही प्रमेय है 1.3। ठीक, प्रमेय 1.3। तो क्या करना है इसमें, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। इसमें बोल रहा है मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य मतलब जो विभाजित न हो, मतलब कि स्वयं से और केवल एक से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं ना। इसी को बोलते हैं ना अभाज्य संख्या। तो मान लीजिए P क्या है, एक अभाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या मतलब ये P से ही विभाजित होगा या सिर्फ एक से विभाजित होगा और किसी नंबर से विभाजित नहीं होगा। यदि P a² को विभाजित करती है, ठीक, ये जो P है वो a² को विभाजित कर रहा है, मतलब जो a² है वो P से कट जाएगा, तो a को भी विभाजित करेगी। मतलब यही हमको सिद्ध करना है कि P जो है a² को विभाजित कर रही है, तो P a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है a, क्या है आपका धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं, हम लोग सबसे फर्स्ट वाले वीडियो में देखे थे पूर्णांक किसे कहते हैं। तो चलिए बताइए पूर्णांक किसे कहते हैं। तो ये देखिए 1.2 में हम क्वेश्चन 6 तक बताए थे। 7 नंबर जो क्वेश्चन था, रुकिए दिखा रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन, तो ये हम आप लोग को बोले थे, रुकिए पूरा नहीं दिख रहा है। ये क्वेश्चन जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो हम आप लोग को बोले थे कि नहीं आएगा तो बताइएगा, इसमें सिर्फ एलसीएम निकालना है। लेकिन कोई कमेंट नहीं किया, इसका मतलब सबको आ रहा है, तो हम इसको नहीं बताएंगे। इसके आगे हम अब बता रहे हैं प्रमेय। ठीक, 1.3 प्रमेय बता रहे हैं। ठीक, इसको आप लोग कर लिए हैं, हमको पता है, क्योंकि अगर नहीं किए होते तो कमेंट ज़रूर किए होते। तो चलिए इसके आगे करते हैं। अच्छा है कर लिए हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ था नहीं, बस 18 और 12 का एलसीएम निकालना था। एलसीएम आ गया आपको, बस आंसर आ गया। ठीक, ये देखिए यही प्रमेय था ना आपका 1.3, हम बुक में दिखाए हैं, वही हम लिख दिए हैं इसमें। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a² को विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगा, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो P a² को विभाजित कर रहा है, तो P a को भी विभाजित करेगा। जैसे चलिए एग्जाम्पल एक लेते हैं, इधर रफ करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए हम लोग ले लेते हैं 9। ठीक, 9 का स्क्वायर ना, 9 का स्क्वायर ले लिए, तो इसके अपॉन 3 कर दिए। ये जो 9 है वो आपका क्या है, a है। ठीक, a है, और ये जो 3 है वो आपका P है। तो देखिए ये जो 3 है वो 9² जो है, तो क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 अपॉन 3, तो 81 कट जाएगा, कट गया ना। मतलब ये जो 9 का स्क्वायर है, तो 9 ने 81, 3 से कट रहा है 27 बार में। तो वही पूछ रहा है कि अगर मतलब कि जैसे देखिए ये 9 का स्क्वायर था तो वो कट गया, तो सिर्फ 9 रहेगा, तो क्या ये 3 से कटेगा, तो 3 3 का 9 कट जा रहा है ना, कटा कि नहीं। हाँ, तो वही ऊपर बोल रहा है, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि यदि, ऊपर देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a² को विभाजित करता है, a² को विभाजित करता है, तो P a को भी विभाजित करेगा, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो हम लोग एग्जाम्पल में जैसे लिए कि 9 का स्क्वायर किए, और ये जो 3 है वो 9 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो क्या 9 को भी विभाजित करेगा, तो हाँ 9 को भी विभाजित कर रहा है। ठीक, विभाजित कर रहा है ना,
दूसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए ये 12 हो गया ना, 12 का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं और इसके अपॉन 2 लिख देते हैं। ये जो 2 है वो एक अभाज्य संख्या है ना। ये देखिए अब देखते हैं, ये जो 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा। 144 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, 72 बार में कट गया ना। ये जो 12 का स्क्वायर है मतलब 144, वो 72 बार में 2 से कट गया। तो क्या ये 12 जो है वो भी 2 से कटेगा? तो ये जो 12 है वो भी 2 से कटेगा। 2 2 छक्का 12, 6 बार में गया ना। तो यही हमको सिद्ध करना है। ये रफ था आपका, यही हमको सिद्ध करना है। वो ए और पी में दिया है, मतलब यहाँ पे हम लोग नंबर लेके किए हैं और वो ए और पी में दिया है। ठीक, तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए यहाँ पे उपपत्ति करते हैं कि माना कि ए का अभाज्य गुणनखंड P1 P2 P3 डैश 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 Pn है। ठीक, हम लोग मान रहे हैं कि ए का जो अभाज्य गुणनखंड है वो P1 P2 P3 डैश 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 Pn है। जैसे कोई भी संख्या है तो उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना, मतलब जो हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते थे, जैसे कि 12 का है, 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 ऐसे करके आता था ना, 2 गुणे ऐसे कुछ ना। तो वैसे ही ये है। तो हम लोग मान रहे हैं कि ए का अभाज्य गुणनखंड P1 P2 P3 डैश 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 Pn है। उपपत्ति कर रहे हैं, हमको प्रमेय सिद्ध करना है ना, तो इसीलिए मान रहे हैं। फिर क्या लिखेंगे, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से ना, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से। तो देखिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या थी, 1.2 पढ़ने से पहले हम लोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ चुके हैं। तो चलिए बताइए फटाफट कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। तो देखिए क्या होता है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है बताइए, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय बताइए, बताए हैं ना। तो देखिए अंकगणित हम बताते हैं, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय होता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या के अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में लिखा जाता है। मतलब कि जो भी भाज्य संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड का एक रूप होता है, उसके अलावा हम लोग किसी और रूप में उसको नहीं लिख सकते, केवल एक रूप होता है उसका जब गुणनखंड करते हैं। हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ज़्यादा हम इसके बारे में आपको नहीं बताएंगे। नहीं याद है तो आप मेरा पहला वीडियो देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो देखिए इसके आगे लिखेंगे P ए स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक, ये जो P है अगर ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो P गुणनखंड P1 P2 P3 डैश 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 Pn में से एक होगा। कुछ समझ में आया? मतलब ये जो P है वो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड मान लीजिए यही है P1 P2 P3, तो इसमें से ही एक होगा। ये जो P है वो इसी में से एक होगा अभाज्य गुणनखंड। ये जो A है, A का यहाँ पे हम लोग किए थे ना कि माना कि A का अभाज्य गुणनखंड P1 P2 P3 डैश 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 Pn है, तो यही है, मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड है तो इसी में से एक होगा। मतलब P ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो P गुणनखंड P1 P2 P3 डैश 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 Pn में से एक होगा। मतलब Pn में से कोई भी एक संख्या हो सकती है। तो अंत में निष्कर्ष क्या निकलता है, अतः P ए को भी विभाजित करेगा। तो P ए को भी विभाजित करेगा, तो ए को विभाजित क्यों करेगा? यहाँ पे हम लोग ऊपर सबसे पहले माने थे, क्या माने थे, माना कि ए का अभाज्य गुणनखंड P1 P2 P3 डैश डैश Pn है, तो ना है। फिर अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से क्या है, P ए स्क्वायर को विभाजित करता है, P ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो P गुणनखंड P1 P2 P3 डैश 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 Pn में से एक होगा। अतः P ए को भी विभाजित करेगा। तो ये जो P1 P2 P3 डैश 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 Pn है ये ए का अभाज्य गुणनखंड है ना,
तो ए का अभाज्य गुणनखंड है तो ए को तो विभाजित करेगा ही, ठीक। तो इससे निष्कर्ष निकलता है, ये सिद्ध हो जाता है। वैसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये प्रमेय नहीं है आपका, ये एग्ज़ाम में तो नहीं आता है, लेकिन बता दिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान न दें आप लोग, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में दिया है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रमेय देखते हैं, एक प्रमेय 1.4। तो चलिए 1.4 प्रमेय को देखते हैं, उसमें क्या सिद्ध करना है। ये देखिए बुक में 1.4 प्रमेय 1.4 रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है, यही हम लोग को सिद्ध करना है ना। यही दिया है, ये एक क्वेश्चन टाइप है। ये अगर हम लोग सिद्ध कर लेंगे तो 1.3 में 3 क्वेश्चन दिया है, तीनों सिर्फ यही है, तीनों क्वेश्चन में सिर्फ यही है, अपरिमेय संख्या, मतलब सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, कुछ नंबर दिया है उसी को। चलिए ये इम्पॉर्टेंट प्रमेय है क्योंकि ये आपको आ जाएगा, तो 1.3 का 3 क्वेश्चन कंप्लीट है ना। ये देखिए हम लोग लिख लिए प्रमेय 1.4 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसकी उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति, तो ये देखिए उपपत्ति में हम लोग क्या लिखेंगे, हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि रूट में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि करड़ी में जो 2 है वो एक अपरिमेय संख्या है, तो उपपत्ति में हम इसको मान लेंगे कि हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि जो करड़ी में 2 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको हम लोग परिमेय संख्या मान लिए, तो इसके आगे लिखेंगे अतः हम 2 पूर्णांक a और b ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि करड़ी में 2 = a/b, मतलब b ≠ 0। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे p/q के रूप में, जिसे बट्टे के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं ना। तो यही हम लोग a और b एक ऐसे पूर्णांक ज्ञात किए हैं जो एक परिमेय संख्या है, ठीक। तो ये भी परिमेय, हम लोग इसको परिमेय माने हैं, तो इसके बराबर ये हो जाएगा। और ये जो b है, ये तो हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या में जो नीचे वाला होता है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। देखिए जहाँ a और b सह अभाज्य को प्राइम है, अतः a और b में a के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब a और b जो हम लोग लिए हैं वो क्या है, सह अभाज्य है। सह अभाज्य मतलब इसमें एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, इन दोनों में कोई एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ठीक। इसके आगे हम लोग करड़ी में 2 = a/b, ठीक। तो इसका इंटू इसमें कर देंगे तो करड़ी में 2 और b इधर हो जाएगा = a, ठीक। दोनों पक्षों का वर्ग करने तथा पुनर्व्यवस्थित करने पर, दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग करते हैं। देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पे तो ये करड़ी में 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ये तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान जाइए कि कोई भी संख्या अगर रूट में है तो उसका वर्ग करेंगे, मतलब स्क्वायर करेंगे, तो वो रूट से निकल जाएगा, तो 2 सिर्फ आएगा। तो ये रूट में 2 है तो इसका स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब वर्ग करने के लिए बोल रहा है ना, तो वर्ग किए तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये जो b है, b का स्क्वायर करेंगे तो b² = a जो है a का स्क्वायर करेंगे तो a²। हो गया इतना। तो इसके आगे क्या लिखेंगे, अतः 2 a² को विभाजित करेगा। ये देखिए ये जो a² है इसका अभाज्य, ये जो गुणनखंड है, ठीक, ये a² का अभाज्य गुणनखंड है 2 और b², तो ये b से विभाजित होगा। a² क्या है, b से विभाजित होगा, तो यही हम लोग लिख दिए कि अतः 2 a² को विभाजित करेगा, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड है इसका, तो इसको विभाजित करेगा ही, ठीक। ये जो 2 है वो a² का अभाज्य गुणनखंड है, तो a² को विभाजित करेगा, तो वही हम लोग लिख दिए कि अतः 2 a² को विभाजित करेगा। देखिए प्रमेय 1.3 से, प्रमेय 1.3 में क्या था, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a² को विभाजित करती है तो
P A को भी विभाजित करेगी, जहाँ A एक धनात्मक पूर्णांक है। देखिए कहीं भी प्रमेय आए तो आप एक बार उसको, अगर याद है तो सही है, नहीं याद है फिर भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको मतलब बार बार देखेंगे तो आपको प्रमेय ऐसे देखने से याद हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में तो प्रमेय आएगा ज़रूर, एक या दो जितना भी आए मुझे नहीं पता, लेकिन आएगा, प्रमेय आता है सिद्ध करने के लिए। तो आप लोग को याद रहेगा सब, तो उसमें से कोई भी आए आप लोग तो फटक से कर लेंगे। तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि प्रमेय आप लोग एकदम हमेशा बार बार ध्यान में रखिए, क्या किस में क्या सिद्ध करना है। अभी ऐसे बोल देगा कि प्रमेय 1.3 सिद्ध करिए, तो उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि मतलब ये सिद्ध करना पड़ेगा। तो ऐसे मतलब कि कम से कम आपको बस इतना याद रहेगा, तो कैसे कैसे सिद्ध करना है वो थोड़ा पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। ठीक, यही ऊपर हम लोग लिखे हैं ना, 2a² को विभाजित करेगा, तो ये जो प्रमेय 1.3 है तो उससे क्या होगा, 2a को भी विभाजित करेगा। ठीक, यही इसीलिए प्रमेय यहाँ पे लिखे हैं। तो लिख दिए, अतः 2 जो है वो a को भी विभाजित करेगा। ठीक, तो ये देखिए a = 2c लिख सकते हैं, जहाँ c कोई पूर्णांक है। ठीक, हम लोग a की जगह पे 2c लिख रहे हैं, तो चलिए लिखते हैं। ये देखिए a का मान प्रतिस्थापित करने पे, तो ये जो 2b² = a² था ना, तो a की जगह पे हम लोग 2c लिख दिए, 2c का स्क्वायर कर दिए। यहाँ पे लिखे ना a = 2c, तो वही a के स्थान पे क्या लिख दिए, 2c का स्क्वायर। a का स्क्वायर था ना, तो a के स्थान पे 2c लिखे हैं और उसका स्क्वायर कर दिए। और इस साइड जो 2b था, 2b², उसको ऐसे लिखे हैं। तो यहाँ पे ऐसे रहेगा 2b² = इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का, तो 2 दूनी 4, c का स्क्वायर करेंगे तो c² हो गया। तो ये जो b है इधर b² कर लेंगे, और ये जो 4 है 4/2 c²। तो 2 से 4, 2 से कटेगा ना, 2 दूनी 4, तो b² = क्या हो जाएगा, 2c², यही आएगा ना, b² = 2c²। तो ये देखिए ये जो b² है इसका अभाज्य गुणनखंड है, ये 2c² अभाज्य गुणनखंड है। तो ये अभाज्य गुणनखंड है, तो ये जो 2 है वो क्या करेगा, b² को विभाजित करेगा। ठीक, ये जो 2 है वो b² को विभाजित करेगा, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड है 2c²। ये देखिए, अतः 2 b² को विभाजित करेगा, तो प्रमेय 1.3 से, तो क्या हो जाएगा, अतः जो 2 है वो b को भी विभाजित करेगा। अतः a और b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, क्योंकि ये जो 2 है वो 2 क्या है, b² को भी विभाजित कर रहा है, मतलब b को भी विभाजित कर रहा है, और ऊपर जो हम लोग किए थे a को भी विभाजित कर रहा था। तो अतः a और b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 2 हो गया। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ऊपर जब हम लोग a और b लिए थे एक पूर्णांक, तो उसमें हम लोग बोले थे कि क्या है, a और b क्या है, एक सह अभाज्य है। सह अभाज्य मतलब उसमें एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन हम लोग जब इसको किए तो इसमें a और b का एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ रहा है। तो परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास क्यों आया, मतलब कि क्यों गलत हो गया हम लोग का, कि वो उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा और कुछ नहीं होता है। तो इसमें तो 2 भी आ गया, a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है। तो यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है। ठीक है, हम लोग जो वो कल्पना किए थे कि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, वो त्रुटिपूर्ण है। इसीलिए हम लोग का ये जो दूसरा नंबर आ रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये जो 2 आ रहा है वो गलत है। ठीक, तो यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। तो अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, हम लोग गलत कल्पना किए थे कि कड़ी में जो 2 है वो क्या है, परिमेय संख्या है। इसीलिए हम लोग का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आया है।
तो इससे हम लोग का सिद्ध हुआ कि ये जो करड़ी में 2 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। प्रमेय है, इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा आप लोग अपने से भी एक आध बार ट्राई करेंगे बुक में देख देख के तो आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन रहता है तो फटाफट लगा लो, ये प्रमेय जल्दी समझ में नहीं आता है। तो चलिए बस 1.3 अब हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।